बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली का बजट सेशन मुसलसल तीसरे रोज हंगामे और शोर शराबे का शिकार ही रहा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज भी सार्जेंट एट आर्म्स के हिसार में तकरीर का आगाज किया। उन्होंने हुकूमती रवैये से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से शिकवा किया कि इमरान खान के हुक्म पर बदजुबानी की गई, आपने हुकूमती अराकीन को क्यों नहीं रोका? जिस पर स्पीकर असद कैसर ने जवाब दिया कि मैंने सबको रोका, बदनज़मी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान कौमी असम्बली में एक दफा फिर से हुल्लड़बाजी का आगाज हो गया। कल बजट की कॉपियां एक दूसरे को मारी गई, मगर आज बात बढ़ी और सैनिटाइजर की बोतलें चल गईं। ऑपोजिशन बेंचेस की जानिब से उछाली गई सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर जा लगी, जिससे वो जख्मी हुए और स्पीकर कौमी असम्बली को दोबारा इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर, आप इस तरह के इशारे ना करें। आप स्पीकर हैं, आप स्पीकर हैं। स्पीकर साहब मुझे देखें, साहब इधर देखें, इधर देखें। ये देखें, मेरा हाथ जख्मी, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। मेरी जाती तौर पर तज़लील हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई। PMLN सियासी पार्टी नहीं है, ये गुंडागर्दों की अब जमात होगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। जी मियां शहबाज शरीफ साहब, जो बदजुबानी की गई, ना सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है, तो फिर मुझसे आप बेटा हटा लो भाई। जनाब स्पीकर, जिस तरफ से भी हुआ है मैंने रोका है और मैं किसी को इस तरह नहीं होने दूंगा। आप बहुत काबिल एहतराम है। अगर आप इतने बेबस हैं, आप बेटे फिर अफसोस है। ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको मैं इस हाउस को नहीं चलाऊंगा। आज कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ, इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि आज इजलास शुरू होने के चंद मिनट बाद ही अपोजिशन ने हमला शुरू कर दिया। मईशत की बेहतरी और आवाम में मकबूल बजट से बौखलाकर अपोजिशन महाजराई करके बजट पर ऐवान में बहस से भागना चाहते हैं। इससे पहले की सूरत हाल आपको बताएं तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव बरकरार है। सियासी पारा जो है वो शदीद हद तक हाई है और एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज स्पीकर असद कैसर की जानिब से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ टेलीफोनिक राबता भी किया गया, जिसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में हाथापाई और गालम गलोच और एक दूसरे पर हमला करने वाले हुकूमत और अपोजिशन के साथ अरकान के ऐवान में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी भी आयद कर दी गई। इन अरकान में हुकूमत के 3 रुकन अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान, जबकि अपोजिशन के 4 अरकान शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफीउल्लाह शामिल हैं। जबकि अपोजिशन ने यह पाबंदी कबूल करने से इनकार कर दिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ जो है अब वो इस वक्त हमें मुत्तहिद नजर आ रही है और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का एक बड़ा ऐलान और फैसला जो है अब वो भी कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने यह मुतालबा किया है कि असद कैसर इस्तीफा दें और घर चले जाएं। उनका कहना था कि जो गालियां निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो इलेक्शन चोरी करके यहां लाए गए। जबकि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना था कि कल के ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी वज़ीर आज़म ने की। एक शख्स इमरान नियाजी ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। कल जो कुछ हुआ, फायदा हासिल करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो मुल्क में ये आपको बताएंगे कि ये लोग पार्लिमानी निज़ाम के काबिल नहीं हैं। तो ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया था। जहाँ बजट पर तकरीर होने के बजाय बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाएं, वो असम्बली अवाम की बात कर रही है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो कार्रवाई करेंगे अगर की कभी तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वुज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया? वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो क्यों जारी रही है? माइक सिस्टम क्यों नहीं उनका बंद किया गया? उन्हें क्यों माइक दिया गया है? इसकी सफाई पेश करने गए हैं स्पीकर साहब वज़ीर आज़म साहब के पास, क्योंकि कल का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बराह रास्त निगरानी वज़ीर आज़म ने की है। एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम
दूसरी जानब हुकूमती खवातीन अरकान कौमी असम्बली मलिका बुखारी और जरताज गुल ने मुस्लिम लीग नून से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ मलिका बुखारी की आंख ज़ख्मी हो गई थी और हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता उनकी आंख ज़ाया होने का खदशा भी है। मलिका बुखारी वाक़े की तफसीलात बताते हुए काफ़ी रंजीदा हो गई, जबकि जरताज गुल की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि ऐसे लोगों पर पार्लियामेंट हाउस में आने पर पाबंदी लगाई जाए। कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए एक सयाह दिन था। मेरी ज़ाती तौर पर तज़लील हुई, तज़हीक भी हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई कि पाकिस्तान की एक मेंबरान पार्लियामेंट जो अहम ओहदे पे फायज है, जो पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ है, उस खातून के अंदर भी पार्लियामान के ऊपर अंदर इस ऑगस्ट हाउस के अंदर जिसका जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ, उस पार्लियामान के अंदर भी एक खातून मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर आप किताब फेंक सकते हैं, आप गंदी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की बच्चियों और ख़वातीन जो सोच रही हैं, हम उनको हौसला देने आए। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर पीएमएलएन की गुंडागर्दी से, पीएमएलएन की फिक्रेबाजी से, पीएमएलएन की कैरेक्टर असैसिनेशन से और अब हाथापाई से कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई खातून और स्पेशली खातून पार्लियामेंटेरियन कोई भी महफूज नहीं है। आपने सिर्फ पीएमएलएन ने लिबादा ओढ़ रखा है सियासत का, सियासी पार्टी नहीं है। ये गुंडागर्दों की अब जमात होगी, ये बदतमीजों की जमात होगी, ये हुल्लड़बाजों की जो इनकी जमात होगी, ये कब्जा माफी से लेकर जमीनों पे कब्जा करने वाले, बेवाओं की जमीनों पे कब्जा करने वाले, यतीमों की जमीनों पे कब्जा करने वाले, उनको जो है पार्लियामेंट में खवातीन के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि ये बदतमीजी की सियासत जो है उनको सूट करती है। इसको स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो पीएमएलएन की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो एक एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक ही नहीं है। दूसरी तरफ लीगी एमएनए शेख रोहेल असगर से मुतालिक आपको बताएं तो गुज़श्ता रात भी हमने उनसे जब बात की तो उनसे सवाल किया था कि क्या उन्होंने गाली दी, तो उन्होंने काफ़ी उसका गोल मोल किस्म का जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अली नवाज साहब की जो गाली है वो ऑन रिकॉर्ड है तो अगर मैंने दी होती तो वो भी होनी चाहिए थी। लेकिन खैर आज उन्होंने जो है वो एतराफ़ कर लिया गाली देने का, लेकिन साथ ही साथ उनका एक अजीबो गरीब किस्म का दावा भी इस वक्त जो है वो शदीद तनकीद की जद में। जी हाँ, उन्होंने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता। इसी बयान पर हुकूमती जमात और सियासी कारकुनान ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन भी शदीद तनकीद कर रहे हैं उन पर। कहा जा रहा है कि शेख रोहेल असगर ने यह बयान देकर पंजाब में बसने वालों की तौहीन की है। सियासी रहनुमा और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि शेख रोहेल असगर अपने बयान पर मुआफ़ी मांगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए से मुनाकिद होने वाले कौमी असम्बली के इजलास महज हुल्लड़बाजी की नजर हो क्यों रहे हैं? क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत की मुआशी कामयाबियों के बाइस बुखलाहट का शिकार है या जलस हो गई है, या फिर हुकूमत अपने पेश किए गए बजट पर बहस करने से कतरा रही है, भाग रही है? जो महाजराई हुई है उसका इख्तिताम कहां जाकर होगा? और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अपोजिशन इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोनों इतराफ के लोग जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले खुरम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नायब सदर है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल जो हुआ सो हुआ, हुल्लड़बाजी आज भी जो है वो हमने देखा कि वो कंटिन्यू रही है। कल तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हुए, लेकिन आज फिर और अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हुए। कल कॉपीज चली बजट की, तो आज सैनिटाइजर की बोतलें चल गईं और हुकूमती रुकन अकरम चीमा साहब उससे जख्मी हुए। फिर मलिका बुखारी साहिबा जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ जख्मी हुए, कॉर्निया उनका मुतासर हुआ आँख का। तो अब ये जो जख्मी हुए हैं हुकूमती लोग, इसकी जिम्मेदारी फिर किसके ऊपर आयद होती है? खुरम दस्तगीर साहब, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जी, जख्मी तो मैं भी हूँ। मेरी गर्दन पर आकर एक बजट की किताब जो एक हुकूमती रुकन ने फेंकी थी वो आकर लगी, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी पट्टियाँ नहीं करवाई। इशूज़ बड़ा सादा है। हुकूमत इसराइल है और हम फ़लस्तीन हैं। अब ये बड़ा आसान है कहना कि जी तसादुम हो रहा है, दोनों बराबर हैं, लेकिन हुकूमत हमलावर हुई है अपोजिशन के ऊपर और मुस्तकिल हो रही है। और जब अपोजिशन तो एहतजाज करती है और करती रहेगी,
لیکن جب حکومت اپوزیشن پر حملہ ہوتی ہے اس کو فاشزم کہتے ہیں. اگر جس طرح حکومت کا اس حکومت کا وتیرہ ہے 2014 میں جب یہ دھرنا کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ان کی طرح قبریں کھودنا شروع کر دیتے, ہم بھی ان کی طرح زد و کوب کرنا شروع کر دیتے, ہم بھی ان کی طرح بد زبانی اور لان تان کرنا شروع کر دیتے جب ہماری حکومت تھی. لیکن جس طرح میں نے کہا محمد نواز شریف کے منہ سے تو بد تہذیبی کا ایک لفظ نہیں نکلا. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, کہ آپ سخت ترین تنقید, سخت ترین لان تان برداشت کریں لیکن آپ آگے سے اپنی تہذیب قائم رکھیں. تو یہ جو حکومت کا منتر ہے نا جی, اور آپ غور فرمائیے کہ یہ ایک پیٹرن ہے, ایک پیٹرن جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کی مشیر اطلاعات تھی انہوں نے بھی ایک ٹی وی چینل پر آ کر زد و کوب کیا رکن قومی اسمبلی کو. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی یہ حکومتی اراکین ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں, جو گالی گلوچ کرتے ہیں, جو حکومت ہے اس کا کام ہے آپ یہ سن کہہ رہے کر ہیں کہ برداشت. حکومتی اراکین جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں, لیکن غلطی تو جو ہے وہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا, کہیں نہ کہیں اپوزیشن بھی تو ذمہ دار ہوگی نا. ہم نے دیکھا آپ لوگوں کی طرف سے وہ کتے بلوں کی سرکار نہیں چلے گی, بڑے غیر مناسب قسم کے الفاظ تھے, غیر پارلیمانی الفاظ بھی اگر ان کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا. پھر وہ بھی تھا, پھر اس کے بعد پھر آج رحیل اصغر صاحب نے اعتراف کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ گالی دی ہے, تو کچھ ذمہ داری تو آپ لوگوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی میں کبھی بھی گالی کا اور غیر مہذب زبان کا, غیر مہذب طریقہ کار کا دفاع نہیں کروں گا, اس کا دفاع نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ آپ ہمارا کانڈکٹ دیکھیں جب ہم حکومت میں تھے کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا, روزانہ 8-8 گھنٹے لان تان بدترین زبان کو برداشت کیا اور اس کے جواب میں ایک لفظ نہیں بولا. وزیر اعظم نے, ان کے وزراء نے, جن میں میں بھی شامل تھا, ہم نے برداشت کیا. یہاں وزراء کی قیادت میں حکومت حملہ آور. ٹھیک ہے خرم صاحب, آپ لوگوں نے برداشت کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اب آپ کی برداشت کی حد کیا پار ہو گئی کہ گالیاں دی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے, میں شیخ رحیل اصغر صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب منطق پیش کی ہے کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے گالیاں دینا. جی دیکھیے وہ ہماری ثقافت کا حصہ تو ہے, لیکن وہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں. وہ ایک زبان میں ایک غلط العام طور پہ شامل ہو گیا ہے, لیکن اس کو بطور فخر کے پیش نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ پھر کہوں گا کہ ہم خرم صاحب آپ نے بھی اسے ثقافت کا حصہ کہہ دیا. پنجابیز ہرٹ ہیں, ماں بہن کی گالیوں کو آپ کس طریقے سے ان کے کلچر کے اوپر تھوپ کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ پنجابیوں کا کلچر ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے پھر کہا یہ ایک ثقافت کا ہمارا حصہ ضرور ہے, لیکن وہ ایسا حصہ نہیں ہے جس پر ہم فخر کریں. کہ گالی دینا ایک ٹھیک ہے گلی محلے میں ضرور ہوتا ہے, لیکن ہمیں اگر جس طرح کہا وہ جو ہمارے معاشرے کے عام ہیں وہ رویے ایوان میں بہتر شکل میں ظاہر ہونے چاہیے. کہ اگر ہم اختلاف کرنا چاہتے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اس کی زبان فرق ہے, ایوان کے اندر, ایوان کے باہر فرق ہے. جس طرح سیاسی جلسوں میں زبان فرق ہونی چاہیے اور ایوان, لیکن کل تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی فرق ہے گلی محلے میں یا پھر پارلیمان کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں. بڑا المیہ ہے یہ خرم دستگیر صاحب کے, کوئی بامانی بحث جو ہے وہ ہو ہی نہیں پاتی اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کے اندر, یا آپ لوگوں کا جو اختلاف ہے اس کے اندر. عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہے, کس طریقے سے چلے گا؟ اور اگر اسپیکر صاحب نے اگر کوشش کی کہ ان لوگوں پر پابندی لگا دی کہ جو لوگ اس تمام کارروائی کا حصہ تھے, تو پھر آپ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا, تو پھر اپوزیشن کو اسے مسترد نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اگر چیزیں جو ہیں وہ ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہوں نے یہ سب کیا. اس لیے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں سب سے جو لیڈر تھے ان کے وہ وفاقی وزراء تھے. تو اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے رکن کو ذمہ دار ٹھہرائیں, جو وفاقی وزراء اس میں شامل تھے ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھی. وہ ایشو ہے کہ کیا جب وفاقی وزراء نے حکومت کے لوگوں پہ بھی تو لگی ہے نا, حکومت کے لوگوں پہ بھی تو پابندی لگی ہے. اب اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو کامیاب ہو جائیں گے یا ایموشنلی آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا کیونکہ نمبر تو ابھی تک پورے نہیں ہیں؟ نہیں, پچھلے 2 دن سے جب سے حکومت نے ہم پر حملہ آور ہوئی ہے, تو جو پی ڈی ایم کے مارچ میں اختلافات پیدا ہوئے تھے, تلخیاں ہوئی تھیں, وہ کچھ کم ہوئی ہیں.
रोज़ाना की बुनियाद पे शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मौलाना असद सईद जो MMA के सरबराह हैं और दूसरी जमातों, अपोजिशन जमातों के जो हेड्स हैं पार्लियामेंट्री, उनकी मुलाकात हो रही है। बिलावल जरदारी साहब भी और यूसुफ गिलानी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, अच्छा। वो मियाँ साहब की खैरियत दरियाफ्त करने और इजहार अफसोस करने उनके चेंबर में एक से ज़ायद दफा बात चुके हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पार्लियामान में जो कुछ भी हुआ, इवेंचुअली आपकी जो आखिरी बात से मैंने ये आखज़ किया कि उसका फिर एक सियासी फ़ायदा जो है वो अपोजिशन को हो गया। अपोजिशन जो एक दूसरे से दूर जा रही थी अब वो करीब आना शुरू हो गई है। पार्लियामान में जो कुछ भी हुआ, लोगों ने जो कुछ भी देखा, आवाम ने जो कुछ भी देखा, इंटरनेशनली जो भी बदनामी हुई, लेकिन अपोजिशन जो है वो करीब आ गई है। ये कहना था खुर्रम दस्तगीर साहब का। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कौमी असम्बली का बजट सेशन तीसरे रोज भी शोर और हंगामे की नजर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद थे हमारे साथ ऑपोजिशन के मौक़िफ़ के लिए। अभी ज्वाइन किया हमें फ़ारूक हबीब साहब ने, वज़ीर मुमलकत हैं बराए इत्तलात। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक अगर फ़ारूक साहब मैं बात करूँ तो तकरीबन एक दिन के इजलास पर कौम का जो है तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, और अगर इसका एक वो एस्टिमेशन निकाला जाए तो मरात की मद में फ़ीकस 18,266 रुपए हर रुकन को मिलते हैं। तो ये आवाम के टैक्स का पैसा है, लेकिन उसके बदले में आवाम को मिल क्या रहा है? कौम को तो बदले में सिर्फ एक तमाशा दिखाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? नहीं, देखें, बात ये है कि ये देखना है कि ये तमाशा लगा कौन। मामला ये है कि अभी तक इस कौमी असम्बली से 110 कवानीन पास हो चुके हैं और कानून साजी के अंदर जो अपोजिशन की दिलचस्पी है वो ना होने के बराबर है। 2019, 2020 दो साल से, डेढ़ साल से कवानीन जो है वो स्टैंडिंग कमेटियों में पड़े थे, वहां से पास होकर असेंबली में आते थे। अपोजिशन ना वोट करने को तैयार होती थी, ना स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग में जाती थी। अच्छा। लेकिन हमने ये कवानीन जो है वो पास किए। जब पास होते हैं मगरमच्छ के आंसू आना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमें बहस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इनका शुरू दिन से ये एजेंडा रहा। ना इन्होंने वज़ीर आज़म को तकरीर करने दी, ना इन्होंने उसके बाद जितने बाइकआउट इन्होंने किए, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, थोड़ी रिसर्च और करें आप, तो PMLN पीपल्स पार्टी की 10 साल हुकूमत रही है। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बाइकआउट नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, कोई गालियां नहीं निकाली। ये सोची समझी प्लानिंग का इनका हिस्सा है, जिसके तहत बजट में इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये यहाँ आकर वो तो ये कह रहे हैं कि बजट पर बहस से आप लोग कतरा रहे हैं, इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब को बात नहीं करने दी आप लोगों ने। देखें, बात ये है कि जिस दिन शौकत तरीन ने बजट पेश किया, उन्होंने बजट पेश किया ना, शौकत तरीन ने, इन्होंने एहतजाज किया, शोर मचाया, सब कुछ किया, बजट पेश हो गया। हम अगर बात कर रहे थे तो हमने इनके रवैये के ऊपर एहतजाज इख्तियार किया। ये उन्होंने उस दिन भी तय किया कि शौकत तरीन बजट पेश करेंगे और उसके बाद हम खामोशी से सुनेंगे, उसके बाद अपोजिशन लीडर बात करें और गवर्नमेंट बैठ के भी खामोशी से सुनेगी। जब भी इनके साथ कोई भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये उस बात से जो है वो मुकर जाते हैं, ये उससे जो है वो पीछे हट जाते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 बार इनसे राब्ता किया, ये इंतहाई कौमी अहमियत के इश्यूज के ऊपर भी आगे बैठने को तैयार नहीं हुए। ज्यादा दूर क्या जाना है, फराम की सरबराही में कमेटी बनाई गई, वो इतने मुअज़्ज़िज़ हैं, साबका स्पीकर रह चुके हैं, इन्होंने उनके साथ बात करने से इनकार कर दिया। आज आमिर डोगर, आज की बात है, हुकूमती कमेटी आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, हमारे कहादी वाली बात है। फारूक साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने बात करने की कोशिश की थी कोरोना के शुरू में, आप लोगों ने कहा कि नहीं जी कोई बातचीत नहीं आप लोगों के साथ करनी, जो करप्शन ज्यादा लोग हैं। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। हम देखें ना, अब वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये जो सब हुआ है ये सब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की माँ पर हुआ है। फिर कहते हैं कि जब जो इस तरह की हरकतें करता है ईमान में उसको ज्यादा नवाजा जाता है। तो मुझे ये बताएगा कि क्या वाकई वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कुछ इस तरह की हिदायत जारी हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं बोलने देना? नहीं, देखें, बात ये है कि वजीर आज़म साहब ने कभी ऐसी चीजों को इनकरेज नहीं, ना उन्होंने कभी वायलेंस को इनकरेज किया। हम वायलेंस का शिकार होते रहे हैं इनका। आप ये देखें कि इन्होंने वजीर आज़म को कंटेनर पे खड़े खड़े दहशतगर्द बना दिया था, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत जो है वो FIR काट दी। फैसलाबाद में हमारा कारकुन 2014 में हक नवाज को नवल्टी पुल के ऊपर जो है वो शहीद कर दिया गया था। जिस तरह इन्होंने रबड़ की गोलियां, आंसू गैस हमारे ऊपर चलाई थी, वो ढका छुपा है। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, इनसे ये ढका छुपा है। परवेज खटक जो एक सूबे के वजीर आला थे, उनको यहाँ आने से इन्होंने पूरे पाकिस्तान की आंसू गैस जो है
वो इन्होंने बंद कर दी थी। ये इनका आमराना सोच है, आमराना रवैये हैं। जब जब इनको मौका मिला, चाहे वो इक़्तिदार में हो, इक़्तिदार से बाहर हो, ये इस किस्म की रविश इख्तियार करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को पहले दिन की तकरीर, उसके बाद भी इन्होंने कभी तकरीर नहीं करने दी उनको। ये फिर कहते हैं वज़ीर आज़म साहब ऐवान में नहीं आते। वज़ीर आज़म साहब ऐवान में कैसे आए? जिस दिन बजट की तकरीर में बैठे हुए थे, उस दिन इन्होंने क्या क्या गालियां नहीं निकाली। आप मुझे बताएं। फारूक साहब, तो फिर मतलब उधर से भी नहीं करने दी जाती, इधर से भी कोई बात नहीं करने दी जाती, आवाम की भलाई की तो फिर कोई बात नहीं हो रही। तो फिर क्या जो अपोजिशन ला रही है ये स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, क्या फिर ये ठीक ला रही है? और अगर ये ला रही है तो आप लोग क्या नाकाम बना लेंगे इसको? वैसे स्पीकर साहब की बात तो आप लोगों के अराकीन में नहीं सुनते हैं। नहीं देखें, स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्शन भी लिया, उन्होंने दोनों साइडों के लोगों को बैन भी किया। इसके अलावा आप ये देखें ना, जो अहम चीज है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कितनी बार इनसे राब्ता किया है, लेकिन उसके बावजूद शायद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, मैं जूता मारूंगा आपके सर पे। इस किस्म की बातें ये करते हैं। मुझे ये बताएं, जब साबका वजीर आजम जो इनकी पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप में वो इस किस्म का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर मेरे पास बताएं कि क्या ऑप्शंस आपके पास बाकी रह जाते हैं? ना ये हुकूमती कमेटी को मिलना चाहते हैं, ना ये ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर बैठना चाहते हैं। तो ये फिर चाहते क्या हैं? ये बता दीजिए आखिर में कि अब तहरीक अदम एतमाद का क्या होगा? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का वही आलम होगा जो इनकी आर और पार वाली कहानी का हुआ था। ये खबार हो रहे थे, अब तो बेसिकली तो ये खबार ही हुए हैं ना। ये ऐसी चीजें इंसान उस वक्त करता है जब दलील खत्म हो जाए, जब आपके पास कहने को कुछ ना हो, तो फिर आप हाथापाई के ऊपर उतर आते हैं। फिर आप ऐवान को, कानून साजी के ऐवान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जो ये कर रहे हैं, ना इनको खवातीन के तकद्दुस का ख्याल है, ना इनको ऐवान के तकद्दुस का ख्याल है। ये हर हद तक जाने को ठीक है जी, सही। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद बड़े अहम मुद्दे को हमने उठाना है, और वो ये कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कम पड़ गई है। पहले पंजाब से खबरें आई हैं और अब सिंध से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है, लोग कराना चाह रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है। क्या वजूहात हैं इसकी, क्या हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरें सामने आने लगी हैं। पंजाब के बाद अब सिंध में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, और यह खबर उस वक्त सामने आई है जब 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। सराय के मुताबिक लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया है। एक्सपो सेंटर्स में दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म मौजूद है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ और जो दीगर जगह हैं वहां से इस तरह की खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं कि जो एक पहली डोज लग चुकी है, तो अब दूसरी डोज के लिए लोग जब जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि जी दूसरी डोज के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। इंतजारगाह में बैठे लोग भी वैक्सीन के जी मुंतजर हैं जो पहली दफा जा रहे हैं। सेंटर्स के जो तर्जुमान हैं उनकी जुबानी ये कहा जा रहा है कि एक्सपो में डेटा का इशू आ रहा है, थोड़ी देर तक मसला हल हो जाएगा, कुछ देर तक कोई नहीं जानता कि कब तक हो जाएगा। मगर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, डोजेज मौजूद हैं, सिर्फ मामूली ताखीर है और मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपो सेंटर में रोजाना 11,000 वैक्सीन लगती हैं। लोगों का इसरार है बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। इसी तरह कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में चीनी वैक्सीन की किल्लत भी सामने आई है। तिबी अमले के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो जो वैक्सीन है वो मौजूद ही नहीं है। सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर आने वाले नौजवान वैक्सीनेशन के बगैर वापस लौटने लगे हैं। असद उमर की जानिब से जो हदफ मुकर्रर किया गया था, शायद अब वो हदफ मुकर्रर मुद्दत में हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो दो अहम रुकावटें इस टारगेट को पूरा करने में हायल हैं, उनमें से एक तो है जी कि अवाम का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है अब वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, और दूसरी वैक्सीन की शॉर्टेज भी अब सामने आ गई है। सिंध में वैक्सीन की किल्लत पर आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हमें कहा गया था कैटेगोरिक टर्म्स में
کہ آپ ویکسین سپلائی کی فکر نہ کریں, آپ اپنی ویکسینز بڑھائیں, اور ہم نے اس پہ عمل کیا. انفارچونیٹلی پرسوں میں نے پہلے پنجاب میں سنا تھا کہ لوگوں کو واپس کیا جا رہا ہے, اور کل ہمارے پاس بھی پرابلم ہوا ہے ویکسین سپلائی کا. تو یہ جو اور ہمیں خریدنے نہیں دیتے. دنیا کھل رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن ہو گئی ہے, یہاں پہ ویکسین کم ہو گئی ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وفاق نے سندھ کو کہا تھا کہ ویکسین کی فکر نہ کریں, ویکسین لگانے کی تعداد بڑھائیں. سندھ نے اس پر عمل کیا, لیکن پرسوں پنجاب کے بعد کل سے سندھ میں بھی ویکسین کے عمل میں ایک خلل واقع ہوا ہے. یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا, جبکہ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت قاسم سومرو کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو سندھ میں ویکسین کی کمی کا پہلے ہی بتا دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر وفاق کو پہلے سے معلوم تھا تو ویکسین مہیا کیوں نہ کی گئی. قاسم سومرو کے مطابق ڈاکٹر فیصل سلطان نے جمعرات سے ویکسین کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے, مگر سندھ کی 70% آبادی کو ویکسین لگانے کا جو ہدف مقرر کیا تھا, ویکسین کی کمی کی وجہ سے ہمارا وہ ٹارگٹ متاثر ہوا ہے. دوسری جانب مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق کورونا ویکسین کی کمی عارضی ہے اور بہت جلد ہی اس کو دور کر لیا جائے گا. ہم ویکسین کی اضافی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں, اور یہ جو کچھ کمی کچھ جگہوں میں دیکھنے میں آئی, یہ انتہائی ایک وقتی معاملہ ہے, اور انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد, میں سمجھتا ہوں 20 تاریخ کے بعد, 20 جون کے بعد اس میں خاطر خواہ بہتری ہوگی, جیسے کہ ہمارے پاس اضافی ویکسینز فراہم ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو ایک پہلی خوراک اور دوسری خوراک کے درمیان جو ٹائم ہے, جو ڈیوریشن ہے, وہ 3 یا 4 ہفتے جو تجویز کیا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن یاد رہے کہ ان ویکسینز کو کی جو دوسری خوراک ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے پریس کانفرنس میں جو 3 اہم نقطے اٹھائے ہیں, ان میں تو ایک ہے جی کہ ویکسین کی کمی, اس کو جلد پورا کر لیا جائے گا. دوسرا تھا سیکنڈ ڈوز کے درمیان مقررہ مدت سے زائد وقت ہو جائے تو ویکسین لگنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب خوراکیں موجود ہیں, تو پھر بھی سندھ کمی کا رونا کیوں رو رہا ہے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پارلیمانی سیکرٹری صحت سندھ اسمبلی قاسم سومرو صاحب. بہت شکریہ سومرو صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سومرو صاحب, پرابلم آ کہاں رہا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جو اگر میں سائنو فارم کی بات کروں تو پہلی ڈوز ہی لگانے کے لیے موجود نہیں ہے, یا پھر دوسری ڈوز جن کو اب لگوانی ہے, جن کا ٹائم پورا ہو گیا, وہ بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. بالکل جیسے آپ نے خود اپنے پروگرام میں, اور بلکہ بڑی حد تک آپ نے ہمارے سوالوں کے جو تقریباً تو جوابات دے دیے کہ ویکسین کی کمی اور کس وجہ سے اور کہاں پر ہے. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ دیکھیں, آپ نے یہ خود کہا کہ جو اس وقت دنیا کھل رہی ہے اور دنیا میں ویکسین اس وقت پریشس کموڈٹی ہے, اور اس کے لیے بہت بڑی حد تک لوگوں نے یا کنٹریز نے ہورڈنگز بھی کر لی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ایگریسولی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. ہم تھوڑے سے دیر سے جاگے, وفاقی حکومت کی طرف سے ظاہر ہے تھوڑا اس پہ تھوڑی دیری ہوئی, لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا اور ہم ایک سموتھنیس آ گئی. اور اس کے بعد جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس طرح سے کہا, اور یہ کیونکہ یہ بڑی وہ امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں ہمارے NCC کے پلیٹ فارم پہ, جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں, اور پھر جو ہمارا NCOC کا جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ریگولر میٹنگز کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ایک کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ, خود کو والنٹیئر کیا, ڈسپلن کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ پہلے سے بتا دیا تھا, یعنی پیشگی اطلاع کی طرف سے دے دی گئی تھی, تو پھر کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مس مینج ہوا ہے, حکومت کو پہلے منگوا لینی چاہیے تھی ویکسین لیکن نہیں منگوائی گئی, کیا وجہ ہے کہ یہ قلت پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں ابھی اس بارے میں وفاق کی جو وہاں پر ایسا کس طرح سے مس مینج ہوا, اس کو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا, لیکن جو پرابلم ہے وہ چونکہ اب ویکسین کی فراہمی وفاق کی طرف ہی ہوتی ہے, اور ہم نے ایک طرف سے ایک وقت میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں آپ الاؤ کریں, لیکن somehow it was پریکٹیکلی نہیں بتایا گیا, پرائز بھی نہیں بتائی گئی, اس لیے ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ ہمیں سپلائی نہیں دی, آپ نے ہم نے جو ان کا پرومس تھا اس میں ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ 18 ملین لوگوں کو ہم نے within 3 months ویکسینیٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے وفاق ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اجازت اس طرح سے نہیں دی جا رہی. بہت شکریہ قاسم سومر صاحب. وفاق اگر اس طریقے سے مینج نہیں کر پا رہا تو ان کو بھی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی تھی. یہ ایک شکوہ ان کی طرف سے کہ ان کو بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو میرے خیال میں حکومت کو جلد از جلد دیکھنے کی ضرورت ہے، وفاقی حکومت کو، کیونکہ یقینی طور پر ٹارگٹ ان کے بھی اور پھر سندھ حکومت کے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.